नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का मॉर्निंग शो नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां पर 31 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे सीएम योगी का नोएडा दौरा। 31 अक्टूबर को सीएम योगी डाटा सेंटर की करेंगे उद्घाटन। तो गंगा जल परियोजना का भी सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 में बना है अत्याधुनिक डाटा सेंटर। हीरानंदानी ग्रुप की ओर से बनाया गया ये अत्याधुनिक डाटा सेंटर 3 लाख वर्ग फीट में 5,000 करोड़ की लागत से बना है डाटा सेंटर। तो 1 नवंबर को इंडिया वाटर वीक के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का राष्ट्रपति के आगमन पर स्वागत करते हुए नजर आएंगे। तो ग्रेटर नोएडा को मिलेगी डाटा सेंटर की सौगात। और 31 अक्टूबर को 4:30 बजे सीएम योगी नोएडा दौरे पर होंगे और 31 अक्टूबर को सीएम योगी डाटा सेंटर का उद्घाटन करेंगे। तो आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 में बना है ये अत्याधुनिक डाटा सेंटर। हीरानंदानी ग्रुप की ओर से बनाया गया ये अत्याधुनिक डाटा सेंटर, जिसका उद्घाटन करेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। 1 नवंबर को इंडिया वाटर वीक कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति के आगमन पर करेंगे स्वागत। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे, जहां नोएडा दौरे पर 31 अक्टूबर को प्रदेश के मुखिया रहने वाले हैं और इस दौरान कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। खासकर डाटा सेंटर को लेकर जो कार्यक्रम है उसमें मौजूद होंगे। हीरानंदानी ग्रुप की ओर से ये डाटा सेंटर बनाया गया है। अत्याधुनिक का ये पूरा डाटा सेंटर है। और अधिक जानकारी के साथ नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीलेश, 31 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ का नोएडा दौरा होने वाला है और इस दौरान देखिए बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। डाटा सेंटर का उद्घाटन करेंगे, इसके साथ ही साथ तमाम और कार्यक्रम भी रहने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 अक्टूबर को माफ कीजिएगा 31 तारीख को जो है नोएडा जाएंगे, जहां पर कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब नोएडा में मौजूद रहेंगे तो वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक भी करेंगे, कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको धरातल पर कितना लागू किया गया है उनको लेकर चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जब वो मौजूद रहेंगे, खासतौर पर वहां पर और ज्यादा व्यवस्थाओं को कैसे लागू किया जाए, कैसे जो भारत सरकार की योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं आम जनता के लिए चलाई जा रही हैं, उसका कितना लाभ आम जनता को मिल रहा है, उन तमाम चीजों को लेकर ये महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। जी नीलेश, इसके अलावा भी बताया जा रहा है कि वाटर वीक उसमें भाग लेंगे, जिसमें राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करेंगी। देखिए, बिल्कुल जब ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा में रहेंगे तो कहीं ना कहीं कई जो सरकार की परियोजनाएं हैं उसका लोकार्पण, शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही साथ कई बड़े आयोजन उस दिन होने हैं जिसमें वो शिरकत करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब नोएडा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि इससे पहले देखा गया कि कोई भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, लेकिन इतने ज्यादा दौरे किसी भी जिले के नहीं करता था और ना ही वो जमीनी हकीकत जानने के लिए लगातार जो है तैयार रहता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यही क्वालिटी है कि लगातार उनकी जो लोकप्रियता है उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अलग भी प्रदेशों में बनी हुई है। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जो कार्यप्रणाली है उसको देखते हुए दूसरे प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी अब जो है योगी मॉडल को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसका नतीजा है कि देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को जेल भेजा गया। साथ ही साथ तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। तमाम ऐसी सरकार की योजनाएं हैं जिसको सीधा जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है ये। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।
बढ़ेंगे आगे। प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव 3 नवंबर को होना है। बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर अपनी ताकत झोंक दी है। इसके लिए 31 अक्टूबर को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ गोला गोकर्णनाथ में उपचुनाव रैली को संबोधित करेंगे। सितंबर में भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी, तो मृतक विधायक के बेटे अमन गिरी पर अब भाजपा के उम्मीदवार हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस और बसपा उपचुनाव नहीं लड़ रही है, तो भाजपा ने उपचुनावों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा रैलियां की है, जिसमें भगवा पार्टी और सपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी ने यहां कुछ हाई प्रोफाइल मंत्रियों को चुनाव प्रचार में लगाया है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार, बलदेव सिंह ओलाख लगातार यहां पर चुनावी सभाएं कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। तो वहीं नवनियुक्त यूपी भाजपा प्रमुख भूपेंद्र चौधरी और राज्य महासचिव धर्मपाल सिंह के पदभार संभालने के बाद यह पहला चुनावी मुकाबला होगा। तो 3 नवंबर को ये उपचुनाव होने हैं और इसे लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी ताकत झोंकने में लगी हुई है। देखिए, चुनाव छोटा हो या फिर बड़ा, बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है और पहले से ही इसकी तैयारियां करती है। और जब ये उपचुनाव होने वाला है तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी सारी ताकत झोंकने में लगी हुई है, ताकि जिस तरह से ये सीट बीजेपी के हाथ में थी और आगे भी ये बरकरार रहे, इसकी उम्मीद बीजेपी कर रही है। तो वहीं सपा की तरफ से विनय तिवारी को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। कहीं ना कहीं दोनों जो चेहरे हैं वो महत्वपूर्ण रखते हैं। हरियाणा के सूरजकुंड में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन रहा। पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन के साथ इस चिंतन शिविर की शुरुआत की, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेशों के गृह मंत्रियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने राज्यों के गृह मंत्रियों को आगे कहा कि देश की बेहतरी के लिए काम करें, ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। जब देश का सामर्थ्य बढ़ेगा तो देश के हर नागरिक, हर परिवार का सामर्थ्य बढ़ेगा। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अलग अलग राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर चिंतन हुआ। जो मंथन हुआ उसको आधार और आकार देने के लिए आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली मंत्र दिया। सुरक्षा को लेकर राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन कैसा रहे, आतंकवाद के लिए क्या रुख अपनाया जाए और नक्सलियों की दुविधाओं को कैसे थामा जाए, सब कुछ प्रधानमंत्री ने अपने अंदाज में राज्यों से आए प्रतिनिधियों से साझा किया। आतंक के ग्राउंड नेटवर्क को ध्वस्त करने की में सभी सरकारों ने बहुत जिम्मेवारी के साथ उसकी गंभीरता को समझ करके कुछ न कुछ करने का प्रयास किया है। कहीं पर शायद सफलता पहले मिली हो, कहीं देर से मिली हो, लेकिन हर एक को इसकी गंभीरता में आज समझाना पड़े ऐसा नहीं है। अब हमें ताकत को जोड़ करके इसको हैंडल करना है जी। नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा जी। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद है। हमें इन सब का काट निकालना पड़ेगा जी। हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए ऐसी बचकाना बातें कर करके चल पड़ते हैं लोग, और इतना नुकसान देश को हो रहा है और आने वाले दिनों में कोई संभाल नहीं पाएगा। लेकिन इस दौरान 5 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे थे जो नदारद रहे। इन 5 मुख्यमंत्रियों में से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हैं, जो 2024 की लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने वालों में अगुआ नजर आते हैं। अब ऐसे में सवाल है कि किस वजह से नीतीश और ममता, जिनके पास अपने अपने राज्यों के गृह विभाग हैं, वो आंतरिक सुरक्षा को लेकर आयोजित चिंतन शिविर में नहीं पधारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राज्य एक वर्दी की बात कह रहे थे। मोदी बेहतर थानों के लिए अपना सुझाव दे रहे थे, फेक न्यूज पर अलर्ट कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर, आतंकवाद और नक्सलियों पर बात कर रहे थे। इन सब से हर राज्य किसी न किसी तौर पर प्रभावित होता ही है। ऐसे में सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आंतरिक सुरक्षा को लेकर दिए गए मंत्र को ममता और नीतीश समेत 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बायकॉट क्यों किया? क्यों हमेशा संवेदनशील मुद्दों पर ये नेता वर्तमान की चुनौतियों को दरकिनार कर एब्सेंट हो जाया करते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
चलिए अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। बीजेपी ने हिमाचल चुनाव के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। हिमाचल विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 8 और 10 नवंबर को शिमला में कर सकते हैं रैली। हिमाचल में रैलियों को संबोधित करेंगे सीएम योगी। तो 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में मतदान होना है और उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन रखा गया है। जनता को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं रैली के माध्यम से बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो बीजेपी ने हिमाचल चुनाव के लिए अपनी ताकत झोंकी हुई है। हिमाचल विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 8 और 10 नवंबर को ये पूरा चुनाव प्रचार रहने वाला है, जहां शिमला में रैली को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जनता की पहली पसंद रहे हैं। उसके साथ ही बीजेपी की भी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ को हर कोई चाहता है कि वो चुनाव प्रचार में आए, चुनाव प्रचार करें, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या उसके अलावा कोई भी प्रदेश हो। सीएम योगी आदित्यनाथ की हमेशा से ही डिमांड ज्यादा रही है और हर कोई उन्हें सुनना भी चाहता है। जो जनता है अन्य प्रदेशों की, वो भी कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए पहुंचते हैं। और इसी को देखते हुए बीजेपी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी पहली पसंद बनाई हुई है और स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार हर प्रदेशों में चुनाव प्रचार करने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं। और देखिए, जब हिमाचल चुनाव है, विधानसभा चुनाव बेहद अहम चुनाव है, जहां बीजेपी एक बार फिर सत्ता में काबिज होना चाहेगी, तो वहीं लगातार अन्य पार्टियां भी कोशिशों में जुटी हुई है कि एक बार फिर से एक नई सरकार हिमाचल प्रदेश में बने। लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार प्रचारों का जो दौर है वो शुरू हो रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया केजीएमयू का औचक निरीक्षण। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निरीक्षण से हड़कंप मच गया। जन स्वास्थ्य सेवाओं का डिप्टी सीएम ने लिया जायजा। मरीजों और तीमानदारों से बातचीत कर जाना हालचाल। तो समस्याओं के निस्तारण के लिए अफसरों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो जन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए। एक्शन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आए। तो औचक निरीक्षण करते हुए केजीएमयू का स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस दौरान नजर आए। तो जन स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही जो कमियां रही उसके निर्देश भी दिए कि किस तरह आप और जो वहां पर मरीज पहुंचते हैं और आप कितनी सुविधा और दे सकते हैं, आसानी से उन्हें किस तरह से डॉक्टर तक पहुंचा जा सकता है। तो लगातार ऐसी तस्वीरें अक्सर आती रहती हैं जब डिप्टी सीएम औचक निरीक्षण करते हुए तमाम स्वास्थ्य महकमों में पहुंचते हैं। वहीं चुनाव आयोग ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट से मुसलमान और यादव के नाम काटे जाने का आरोप लगाया था और इसी आरोप के बाद चुनाव आयोग ने जिले से संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी। अब चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को नोटिस भेजकर 10 नवंबर तक सबूत पेश किए जाने का समय भी दिया है। आखिर क्यों, आपको एक रिपोर्ट में दिखाएंगे। इलेक्शन कमीशन उसने बीजेपी के सारे स्तर, पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दिए हों, 20,000 वोट न काट दिए हों। और हम तो कहते हैं कई बार का और आज भी कहते हैं, जांच करके देख लें तो आज भी 20,000 वोट हमारे वहां से उड़ा दिए गए। कईयों के नाम काट दिए गए, कईयों को इस बूथ से दूसरे बूथ पे पहुंचा दिया, एक परिवार के सदस्य को यहां पहुंचाया, दूसरे को वहां पहुंचाया। ये भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटेजी का पार्ट। अखिलेश का यही बयान है जिसमें उन्होंने कहा था बीजेपी के इशारे पर यूपी में हर विधानसभा क्षेत्र से 20-20 हजार यादव और मुस्लिमों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। इस पर चुनाव आयोग ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र के तौर पर नोटिस भेजा है। इलेक्शन कमीशन के नोटिस में क्या है? कानून जाति धर्म के आधार पर मतदाता सूची प्रदान नहीं करता है। यहाँ पर जानबूझकर गलत घोषणा सहित अनुचित हस्तक्षेप के दंड और आपराधिक कानूनों का भी प्रावधान है। सपा प्रमुख द्वारा लगाए गए आरोप
बेहद गंभीर है और चुनावों की निष्पक्षता और लोकतंत्र पर प्रभाव डालता है। कथित तौर पर दिया गया बयान इस लिहाज से भी ठीक नहीं है कि वो एक अनुभवी राजनेता होने के साथ ही एक राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रमुख और सबसे बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में चुनावी प्रक्रियाओं में शामिल रहे हैं। चुनाव आयोग अपनी बात पर अडिग है कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र से 20,000 लोगों या इतनी बड़ी संख्या में वोटरों का नाम हटाने की कोई शिकायत नहीं मिली है। इस तरह की कोई शिकायत ना तो विधानसभा चुनावों के दौरान सामने आई और ना ही उसके बाद मिली है। अब जबकि चुनाव आयोग अपनी बात पर अडिग है, तो क्या सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया था, वो अपने कहे आरोप पर अडिग रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं सांसद अफजाल अंसारी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। डालीबाग में 12 करोड़ 50 लाख की अचल संपत्ति कुर्क की गई। अफजाल की लखनऊ स्थित अचल संपत्ति कुर्क हुई है। गाजीपुर से सांसद हैं अफजाल अंसारी। गैंगस्टर एक्ट में की गई है अफजाल पर कार्रवाई। गाजीपुर पुलिस की ओर से ये कार्रवाई की गई। गाजीपुर जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की संपत्तियों पर एक बार फिर से पुलिस का हंटर चलता हुआ नजर आ रहा है। मैं इस समय डालीबाग इलाके में मौजूद हूँ। ये जो अफजाल अंसारी की पत्नी है फरहत अंसारी, उनके नाम पर ये 21/14B डालीबाग 7 तिलक मार्ग लखनऊ ये बंगला है। इसकी कुर्की की कार्रवाई करने के लिए जो पुलिस के अधिकारी हैं पहुंचे हैं। अंदर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। लगातार देखा गया कि बसपा से जो सांसद हैं अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के भाई हैं, लखनऊ समेत अलग अलग जगहों पर इनके संपत्तियों पर जो है कुर्की की कार्रवाई कहीं पर हो रही तो कहीं पर बुलडोजर चलाकर उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ अगर हम इस कोठी की बात करें तो करीब 12.5 करोड़ रुपए संपत्ति, इस कोठी की संपत्ति की कीमत बताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और अब खबर प्रयागराज से है, जहां अतीक अहमद की पत्नी ने लगाई गुहार। शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी से गुहार लगाई है। शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी से मुलाकात कर मांगा समय, तो अपने बच्चों को बेगुनाह बताते हुए सीएम योगी से गुहार लगाई। मेरे बेटों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की तैयारी। मौजूदा आईजी और एडीजी पर लगाया आरोप। अपने रिश्तेदार इमरान और जानू पर भी लगाया आरोप। तो मेरा बेटा फर्जी मामले में जेल में बंद है। तो मौजूदा आईजी और एडीजी पर आरोप लगाया है और अपने रिश्तेदार इमरान और जानू पर भी लगाया आरोप और कहा कि फर्जी केस में मेरा बेटा जेल में बंद है। तो अतीक अहमद की पत्नी ने गुहार लगाई है सीएम योगी आदित्यनाथ से और समय मांगा है मुलाकात का। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय हेरोइन तस्करों से 1 किलो 50 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2,07,000 रुपए नगद भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि सीओ सिटी गौरव कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी सदर कोतवाली क्षेत्र के सुखदेवपुर चौराहे से हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त प्रमोद कुमार दागी झारखंड का रहने वाला है, जबकि मंटू चौहान और हरिशंकर मिश्रा बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं। सिद्धार्थनगर में बुधवार को शाम मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई राहुल वर्मा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 24 घंटे के अंदर इस घटना के खुलासे के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। पकड़े गए अभियुक्तों में सागर यादव, अंकित यादव, मोनू यादव और संजीवन यादव भी और राजन यादव हैं, जो जिला मुख्यालय के रामनगर के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार विसर्जन के दिन शराब पीकर ये लोग डांस कर रहे थे, तभी मृतक राहुल वर्मा से अभियुक्त मोनू यादव से आपसी कहासुनी होकर हाथापाई हो गई। शराब के नशे में चूर मोनू यादव की दोस्त सागर यादव ने मृतक राहुल के पेट ने चाकू मार दिया। इलाज के लिए राहुल को तत्काल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
बुधवार की शाम मूर्ति विसर्जन के दौरान राहुल वर्मा को चाकुओं से मारकर हत्या कर दी। हालांकि वो मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा था, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उस पूरे मामले में 5 लोगों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद जी। सर, राहुल वर्मा के नाम युवक का हत्या हो गया था। सर, बड़ी चुनौती थी, 24 घंटे में सर सफलता मिली है, क्या कहेंगे? इसमें 26/27 की रात्रि को लगभग रात को 1 बजे जब मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था, तो उस बीच अज्ञात व्यक्ति द्वारा राहुल वर्मा को चाकू मार दिया गया था, जिसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। और ये एक चुनौतीपूर्ण केस था, क्योंकि उस समय मौके पे भारी संख्या में लोग थे। उस स्पॉट पे ही लगभग 400 से 500 लोग होंगे, जिसके बीच में कौन हत्यारा है उसको ढूंढना मुश्किल था। फिर भी हमारी जो एसओजी और सर्विलांस टीम ने और थाना सिद्धार्थ नगर की टीम ने मिलकर इसमें सराहनीय कार्य करते हुए आज इसमें 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है सागर यादव, और इसने जब वहाँ पे गाने चल रहे थे तो ये लोग उसमें डांस कर रहे थे। इन लोगों ने शराब भी पी हुई थी। इस बीच में जो मृतक है इनसे इसका वाद विवाद हो गया और ज़्यादा समय भी नहीं बीता होगा, उसमें इसके पास चाकू था, उसने उसको वो पेट मार के वहाँ से भाग गया। इसके इस मौके पे इसके 4 साथी और थे, जिन्हें भी गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम अंकित, मोनू, संजीवन और राजन यादव है। ये लोग इसके साथ थे मौके पे और बाद में इसकी जब हत्या हो गई तो इसकी भागने में मदद की। इसको सूचना भी दी है कि इस लड़के की मृत्यु हो चुकी है और ये लोग नेपाल भागने की फिराक में थे। तो इन सबको सराहनीय कार्य करते हुए टीम ने इन सभी को गिरफ्तार किया गया है और आज इन सबको जेल भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या सारे लोग नशे में थे या कुछ और? ये लोग सभी लोग शराब पिए हुए थे और नशे में थे और पीते हुए डांस कर रहे थे। उसमें जो मृतक है इनका वाद विवाद हो गया और तुरंत ही इन्होंने उस पर चाकू से वार किया। तो ये थे एसपी अमित कुमार आनंद, जिन्होंने बताया कि राहुल वर्मा मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया और उनको 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया, सिद्धार्थनगर। बुधवार की वहीं ग्रेटर नोएडा में दो पक्षों में जमकर चले हैं ईंट पत्थर। मामूली कहासुनी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ, जिसके कारण मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में ये ईंट पत्थर चले हैं, जहां ये पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीर है। तो मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह ये पूरा मामला सामने आया है। चलिए, नमस्ते यूपी में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।